हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स रीड करेंगे। एसेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट ए बिजनेस ओन्स, यानी कि बिजनेस की स्वामित्व की क्या क्या यहाँ पे पूंजी होती है। ठीक है, बिजनेस में क्या क्या एसेट्स होती है, क्या क्या संपत्ति होती है जिससे हमारा बिजनेस चलता है। जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, व्हाट ए बिजनेस ओव्स, यानी कि बिजनेस में जो हमें बाहर थर्ड पार्टी को कुछ देना है, यानी कि लाइबिलिटी हमारी बनती है। ठीक है, जैसे कि लोन्स है, क्रेडिटर्स हैं, तो लोन्स हमारे पास बाहर देने वाली लाइबिलिटी कैसे है, क्योंकि लाइबिलिटी में हम वही लोन्स इंक्लूड करते हैं जिनसे हमने थर्ड पार्टी से ले रखा है और उसको वापस देना है। ठीक है, और इसी तरह ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, यानी कि हमसे जो रुपये लेंगे यानी कि हमें उनको रुपये देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज़ बनती है। फिर आता है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी क्या होती है या कैपिटल क्या होता है। इक्विटी क्या होती क्या है कि जब कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो वहाँ पे जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है उसमें से कुछ हिस्सा हम क्या कर लेते हैं, शेयर की फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे परफॉर्म में हम उसको बांट लेते हैं। मान लो कि ये लगा लो कि 1000 है, 1000 रुपये का हमें क्या 10-10 रुपये के हिसाब से हम क्या कर देंगे, एक शेयर के रुपये के हिसाब से इशू कर देंगे। जिनको जब एक शेयर देंगे तो 10 रुपये हमें मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे अमाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और वो हमारी इक्विटी होती है। और जो हम उनको इशू करते हैं शेयर, उसके बदले हमें जो कैपिटल मिलती है, तो इसीलिए उसको इक्विटी बोलते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिकॉज वो हमारी संपत्ति के लिए, हमारे बिजनेस के लिए अब क्या बन गई, पूंजी बन चुकी है। लेकिन वो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें वापस भी पे करनी होती है, इसलिए इसको बोला गया है ओनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल बचती है, जो कि हमारी बाहर पे करनी होती है शेयर होल्डर्स को। रिवेन्यू होता है आयगत, जो हमारे पास कोई टर्म्स होती है, जैसे मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि बिजनेस की रूटीन की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से जो हमें मनी रिसीव होती है, मनी अर्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवेन्यू। कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रिवेन्यू, एक्सपेंसेस। अब रिवेन्यू क्या होता है कि मान लो मनी हमें कमाई है, रुपए हमने कमाए हैं फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी से, बिजनेस की छोटी मोटी क्रियाएं होती है ना, तो उनसे हमने रुपए कमाए हैं। ठीक है, लेकिन उन उन रुपये को कमाने के लिए हमने जो एक्टिविटी की थी उस पर जो खर्चा किया है वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रिवेन्यू। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, नेट इनकम होती है, वही हमारी प्रॉफिट होती है। तो वो हमारी कैसे निकलेगी, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है वो। ठीक है, यानी कि जो हमारी आय हुई है उसमें से जो खर्चा किया गया वो माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट ही बचेगा इसमें। फिर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, द अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि एसेट्स इज इक्वल टू होता है लाइबिलिटी, ये हमें पता है। लेकिन लाइबिलिटी में हम और क्या प्लस करते हैं, ये ओनर्स इक्विटी भी होता है, यानी कि एसेट्स के इक्वल में लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी को हम क्या कहते हैं, वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फिक्शन होती है यहाँ पे। अब है हमारे पास दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग, यानी कि जो हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी करते हैं ना, तो ये किसके ऊपर बेस होता है, ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है ये। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा, ये है एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम टू से ज़्यादा कितने भी अकाउंट को इफेक्ट कर सकता है। तो एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 1 अकाउंट इज डेबिटेड, अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, एक डेबिट किया जाएगा तो दूसरा क्रेडिट किया ही जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है जैसे यू बाई फर्नीचर फॉर क्या 5000 इन कैश, यानी कि 5000 रुपये का हमने कैश में फर्नीचर खरीदा है। तो फिर फर्नीचर हमारे पास क्या है, एसेट्स हैं। जब एसेट्स इंक्रीज होगी तो फिर हम क्या करते हैं, एसेट्स को, जो हमारी एसेट्स होती है या कैश होता है उसको हमारे पास जब बैलेंस प्लस में होता है उसको हम डेबिट करते हैं, यानी कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो एसेट्स का जब डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे फर्नीचर बाय किया गया है तो कैश हमने दिया है। ठीक है, कैश डिक्रीज ही हुआ है तभी तो फर्नीचर आया है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब ऑल ओवर क्या है कि एंट्री बतानी है कि बाय फर्नीचर फॉर 5000 इन कैश, कैश में हमने फर्नीचर खरीदा। तो बिजनेस में क्या संपत्ति आई, यानी कि क्या एसेट्स आई, बिजनेस में फर्नीचर आया है और क्या चीज़ गई है, वो कैश गया है, तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश। तो फर्नीचर हमने क्या किया, डेबिट, टू कैश हमने क्या किया, क्रेडिट। तो ये लिखा है इन्होंने, ये डेबिट टू क्रेडिट, और फिर ये इंक्रीज है डेबिट में है तो कैश हमारा कम हुआ है तभी तो हमने उसको क्रेडिट किया है, इसलिए वो डिक्रीज है। नेक्स्ट क्या है, एसेट्स को डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे कि रिसोर्सेज ओन बाय ए बिजनेस, कैश, इन्वेंट्री, बिल्डिंग। एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज ओन बाय ए बिजनेस, बिजनेस के द्वारा वो रिसोर्सेज जो उन पे स्वामित्व यानी कि अपना अधिकार रखा गया है, जैसे कैश, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। ठीक है, स्वामियों द्वारा, ओनर्स के द्वारा जो बिजनेस में संपत्ति लगाई जाती है वो बिजनेस की एक तरह की एसेट्स होती है। फिर आता है लाइबिलिटी, ओब्लिगेशन और डेप्ट्स ए कंपनी ओव्स टू आउटसाइडर, यानी कि ऐसा कोई डेप्ट्स, लोन, क्रेडिट कुछ ऐसे हैं हमारे जिनको हमें रुपए देने बाकी हैं। ठीक है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी है भी, उनको रुपए देने हैं लेकिन हमने अभी तक दिए नहीं है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, जैसे लोन्स, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर्स। ठीक है, थर्ड है इक्विटी, ओनर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी।
तो इक्विटी में हम क्या करेंगे, ओनर्स इक्विटी है या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, मतलब ओनर्स इक्विटी कोई बोलते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी, ये ध्यान में कर लेना। और शेयर होल्डर कौन होता है, जिनको हमने शेयर इशू किया है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी को डिफाइन किया है, द ओनर्स क्लेम्स ऑन द बिजनेस आफ्टर लाइबिलिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एसेट्स। ओके, यानी कि मैंने पीछे बताया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करते हैं तो वो कैपिटल आती है, और वहाँ वो जो ओनर्स के द्वारा क्लेम किया जाता है, यानी कि जो ओनर कौन होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, वो बिजनेस के ओनर होते हैं, और वही क्लेम करेंगे अपनी कैपिटल की। तो कैपिटल कहाँ से आएगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करते हैं तब वो कैपिटल आती है, और जो कि ओनर स्वामियों के द्वारा हमारी मांगी जाती है। तो ये हमारी होती है इक्विटी। फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं इक्विटी का, अभी मैंने बताया एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होता है, और कैपिटल को हम इक्विटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पीछे आया था ये पॉइंट कि इक्विटी और कैपिटल, देखो पीछे ये अभी आया था, मैंने पढ़ाया था आपको, और पीछे गया शायद, ये रहा इक्विटी एंड कैपिटल। ओके, यही है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ऐसे ही यहाँ आ गया, ये रहा। तो ये फॉर्मूला एग्जाम में आ जाए ना कि इक्विटी किसकी इक्वल है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी की हम ये इक्वल कर देंगे। रिवेन्यू क्या होता है, यानी कि इनकम, द अमाउंट ए बिजनेस अर्न्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस, यानी कि एक ऐसी अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा अर्न की जाती है, और कहाँ से, जो रूटीन की एक्टिविटी होती है, बिजनेस की जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ से अर्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स हो गया, सर्विसेज हो गया, ठीक है, सर्विसेज फीस हो गया, जैसे हमारे पास किसी को ये लगा लो कि रेंट हमें रिसीव हुआ है, तो वो भी हमारी रूटीन की होती है। तो ये सारे हमारे क्या है, रेवेन्यू होता है, जहाँ से इनकम होती है। फिर है एक्सपेंसेस, क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या बताया था मैंने कि मनी रिसीव्ड फ्रॉम, क्या है, बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो हमें मनी रिसीव होती है, छोटे मोटे रूटीन के काम में से, जो ये लगता है मंथली हमें रुपये मिल रहे हैं, मंथली हमें ये लग रहा है कि भाई रेंट मिल रहा है, तो ये छोटी मोटी जो इनकम हमारी रूटीन में होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी में 1 ईयर के अंदर अंदर में जो रिसीव होती है इनकम, उसको आप क्या बोलेंगे, रिवेन्यू। और एक्सपेंसेस क्या होता है, जो रिवेन्यू को कमाने के लिए, रिवेन्यू को अचीव करने के लिए हम जो खर्चा करते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू, फॉर एग्जाम्पल रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज़। प्रॉफिट क्या होता है, नेट इनकम, द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, पीछे भी आया था, इसको नेट इनकम बोलते हैं। और ये कैसे निकलता है, रिवेन्यू में से जितना भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंसेस हुआ है, वो लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि इसको ऐसे बोलेंगे, द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। कैपिटल, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस। ओके, यानी कि जितनी मनी इन्वेस्ट की गई है ओनर्स के द्वारा, ओनर्स कौन होते हैं, बिजनेस के स्वामी कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि शेयर होल्डर ने बिजनेस में जितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ड्रॉइंग्स क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से क्या है, ली जाती है, किस मतलब कैसे ली जाती है, वो ली जाती है पर्सनल यूज़ के लिए। सपोज करो हमारे बिजनेस में कोई एक शेयर होल्डर है जिसको हमने शेयर इशू किया, तो वो हमारा बिजनेस का ओनर बन गया। अब वो पर्सनल यूज़ के लिए, घर के लिए ना, सपोज करो वो ये लगा लो कि मतलब रुपये ले रहा है, ठीक है, बिजनेस से 10,000 रुपये अपने घर के यूज़ के लिए ले गया, तो हुआ तो उसका पर्सनल यूज़ है, तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है वो रुपये ले, कुछ एसेट्स भी घर के यूज़ के लिए ले जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ट्रांजेक्शन क्या है, एनी फाइनेंशियल इवेंट्स दैट इफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी कि कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इवेंट्स जिसको रुपये में मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में ऐसा लेन देन जिसको हम रुपये में मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। लेकिन कई ऐसा होता है भाई इसको रुपये मेजरमेंट नहीं कर सकते, ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने मतलब दो ओनर्स हैं बिजनेस में, ए और बी, ए ने बी को गिफ्ट दिया है 20,000 रुपये का, ठीक है, किसी भी वे से लगा लो, उन्होंने उसको गिफ्ट दिया तो फ्री में दिया, ठीक है। तो अब ये तो ठीक है मतलब रुपये में, लेकिन उसको हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एज ए गिफ्ट है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि बिजनेस में किसी ने किसी हेल्प कर दी, ये लगा लो, तो वो हेल्प जो करेगा ना वो मनी मेजरमेंट नहीं होती, वो उसका हम मतलब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। गिफ्ट तो चलो मान लिया 20,000 रुपये के हम एस्टिमेशन कर लेंगे, लेकिन गिफ्ट तो एज ए मतलब ये लगा लो कि बिजनेस के वजह से तो नहीं है ना, वो तो खुद के ही आपस में रिलेशन के लिए, वो तो वैसे भी रिकॉर्ड नहीं करते। बिजनेस में वही रिकॉर्ड करते हैं लेन देन जो बिजनेस से रिलेटिव हो, ठीक है, और जिसको रुपये में मापा जा सकता हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांजेक्शन समझ में आया। मैं एक और एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जैसे ए ने बी की कहीं ले जाने के लिए ऐसे हेल्प कर दी, दूर मतलब दूसरे राज्य में लेके गया, तो मतलब हेल्प कर दी, तो वो उसके रुपये वगैरह ऐसे नहीं कहेगा कि हाँ भाई इतने रुपये लगे हैं, ऐसे लगे हैं, तो इसको ऐसे मेजरमेंट करना, नहीं, वो एक तरह की हेल्प हुई है ना, तो रुपये में मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन। जर्नल क्या है, द फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली जो होता है उसका मतलब ये होता है कि उसमें सारा डाटा भी लिखना होता है, डेट क्या है, डे क्या है, कौन आया था, क्या नाम है, क्या चीज़ बेची गई है, क्या चीज़ खरीदी गई है, ठीक है, सारी चीज़ क्रम के अनुसार लिखी जाती है उसमें, तो वो जर्नल होता है। ये फर्स्ट बुक होती है जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स पहली बार लिखे जाते हैं। लेजर क्या होती है, जर्नल से जो हमारे पास इनकी जो बैलेंस आते हैं ना, जर्नल से मतलब डेबिट क्या क्रेडिट क्या है, वो बैलेंस अभी नहीं आएगा, सॉरी, जर्नल में डेबिट क्रेडिट की हम एंट्री करेंगे।
तो लेज़र में हम खाते बनाते हैं, उनके अकाउंट्स बनाते हैं। तो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ऐसे डाल के हम अकाउंट्स बना देते हैं, सबके अलग अलग खाते बना देंगे और उनका बैलेंसेस निकाला जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट का सभी का। और उसके बाद बनता है फिर ट्रायल बैलेंस, जो बैलेंस आया लेजर से वहाँ उसकी बैलेंसेस की हेल्प, किसी का डेबिट बैलेंस आएगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बेस पे ही हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ए समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। यानी कि अगर वो ट्रायल बैलेंस हमारा सारी एंट्री डेबिट की डेबिट में, क्रेडिट की क्रेडिट में डाल दें और सारी इक्वल बराबर आ जाए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो हम बोल देंगे हमारे बिल्कुल अच्छे से पोस्टिंग हुई है, सारे अच्छे से हमने एंट्रीज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। बट यदि किसी साइड कम और किसी साइड ज़्यादा आ जाए तो हमें लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो ट्रायल बैलेंस हमें की जो अकाउंट्स होते हैं उनकी प्योरिटी को मापने के लिए बनाया जाता है कि हमने कुछ भूल चूक तो नहीं कर दिया। 13 क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, इसमें एसेट्स को शो किया जाता है और लाइबिलिटी को दिखाया जाता है कि बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी इक्विटीज़ है, और कब दिखाया जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो ये 1 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन है कि यहाँ लिखेंगे स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ओके। इनकम सेटलमेंट, इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। शो द कंपनीज रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेज ड्यूरिंग ए पीरियड, यानी कि क्या करना है, कंपनी जितनी भी आई हुई है वो और जितने भी खर्चे हुए वो एक पीरियड के दौरान हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। लॉस होता है वो हम डेबिट साइड में डालते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता लगता है बिजनेस में कितनी कैश आ रही है, कितनी कैश बाहर जा रही है। तो ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट्स योर इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ओवर ए पीरियड, ओके, कि बिजनेस में एक पीरियड के दौरान कितनी तो कैश आई है बिजनेस में, कितनी कैश बाहर गई है। अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होता है, मनी ओव्ड टू बिजनेस बाय इट्स कस्टमर, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होती है कि जो मनी होती है वो हमें क्या रिसीव होगी, ठीक है, या हमें देनी नहीं है, रिसीवेबल यानी कि ये हमारी तरह की संपत्ति होती है। तो मनी ओव्ड टू बिजनेस बाय इट्स कस्टमर, कस्टमर के द्वारा हमें रुपये दिए जाते हैं। अकाउंट्स पेबल, तो ये हमारे बिजनेस के द्वारा बाहर सप्लायर को या वेंडर को रुपये भुगतान कर दिए जाते हैं, जो उन्हें सप्लायर ने जो सामान दिया उसके बदले में, और वेंडर जो विक्रेता होता है, ठीक है। कहने का मतलब ऑल ओवर क्या है, अकाउंट पे से क्या पता चलता है कि पे करना, यानी कि हमें रुपये थर्ड पार्टी को देने होते हैं, और रिसीव से क्या होता है, हमने प्राप्त किया है। डेप्रिसिएशन क्या है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एलोकेशन मतलब होता है बांटना ऑफ कॉस्ट को ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ में। डेप्रिसिएशन वैसे होता क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे कि हम हमारे घर में कोई भी संपत्ति मतलब फर्नीचर लगाया है, ठीक है, तो धीरे धीरे ये तो है नहीं कि वो नया होता जाएगा, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी एसेट्स हो, धीरे धीरे वो डिमिनिशिंग हो जाती है, यानी कि वो एक तरह का डेप्रिशिएट हो जाती है, घटती जाती है, कहीं ना कहीं टूट फूट हो जाए, कभी रिपेयर करवाते हैं, कभी कलर करवाते हैं, कोई भी चीज़ ले लो ऐसी। जैसे हमने अलमीरा परचेज कर रखी है, तो अलमीरा थोड़ी ना कि हर एक दिन नहीं होती जाएगी, वो चमक उठेगी नहीं, हर एक दिन वो डल होती जाती है, कहीं पेंट उतर जाता है, कहीं वो जंग लग जाता है, तो धीरे धीरे उनमें जो आता है ना, ये कमी आती है, उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं, ओके। और जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम जितने भी पीरियड्स में वो हमारे पास एसेट्स रहती है उसको उतने पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एसेट्स को भी, इस साल इतना, अगले साल इतना, अगले साल इतना, ठीक है। तो एलोकेशन का मतलब बांटना, तो इसको यूजफुल लाइफ होती है उसके दौरान उसके सारे डेप्रिसिएशन को बांट दिया जाता है। एक्चुअल अकाउंटिंग क्या होता है, यानी कि उपार्जित जो हमारे पास अकाउंटिंग हो गए हैं, रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड, नोट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, यानी कि एक्चुअल का मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने बिजनेस में रुपये प्राप्त नहीं हुए बट हमने वो क्या है कमा लिए हैं, ठीक है, यानी कि रिवेन्यू एक तरह से हमने कमा लिए, प्राप्त नहीं हुई, और एक्सपेंसेस क्या है, ये भी हमारे हो चुके हैं रिकॉर्डेड अभी, और दे आर यानी कि इनकर्ड हो चुके हैं हमारे एक्सपेंसेस, बट हमने अभी तक वो पे नहीं की, तो वो होती है एक्रूड एक्सपेंसेस। और जो एक्रूड हमारे पास अकाउंटिंग होती है वहाँ रुपये हमने परचेज कर लिए हैं बट वो रुपये हमें अभी तक मिले नहीं हैं, सॉरी रुपये हमने कमा लिए हैं बट वो हमें रिसीव नहीं हुए। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स एंड कीप द अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस, ठीक है, कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट किया जाता है और अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये डबल एंट्री सिस्टम था, और ये हमारे 20 टर्म्स और कुछ स्टार्टिंग के मैंने बताए थे कीवर्ड्स में, तो ये अकाउंटिंग टर्म्स है। और मैं जो आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी। सो थैंक्स।